हिस्ट्री में देखेंगे पीवाईक्यू हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र का, स्पेशली ये आपका पीवाईक्यू जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, हमारे जो भी बीपीएससी से रिलेटेड आपका पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे जितने भी अभी तक एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आए हैं उसको देखेंगे। एमसीक्यूज़ इन द सेंस कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 129 से शुरू करते हैं। किस शासक वंश ने जो है वो आपका मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक आपका ग्राम अनुदान में दिया था? तो अनुदान में गुप्ता डायनेस्टी ने दिया था। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिरों और आपका ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखकों में जो है जिन अनुदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ वे गांवों की भूमि से उत्पन्न आपका होने वाले आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी, ठीक है, यानी जिनका है उनको, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भू राजस्व से रिलेटेड तो गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये स्पेशली उपज का 1/6 भाग दिया जाता था, 1/6 लिया जाता था। किस टाइम में? तो आपका गुप्ता टाइम में। बी हो जाएगा 130 का। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि अगर बात करें गुप्त काल में जो आपका जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें जो है अपनी उपज का 1/8 भाग जो था राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। जो आपका षडांश यानी आपका छठा होता था 1/6 जिसको बोलते हैं, गुप्त अभिलेखों में जो है भूमि कर को आपको भाग अथवा उडग कहा जाता था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 130 का आंसर। आगे बताया जा रहा है क्या 131 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो ये गुप्ता डायनेस्टी का। और किस संप्रदाय का? तो भागवत संप्रदाय के लिए आपका 31 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भागवत अथवा आपका वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव आपका मत अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक जो थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन जो गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राजचिन्ह गरुड़ था आपका गुप्तों का, ठीक है, जो विष्णु जी का वाहन भी है। आगे बताया जा रहा है 132 में कि इनमें से किसने जो है पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और आपका सूर्यास्त होता है? तो किसने बताया था ये पहले? तो ये आपका स्पेशली बताया था आपका आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आर्यभट्ट। और यहाँ पे क्या बताया जाता था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्यास्त और आपका सूर्योदय होता है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्यास्त और आपका सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ठीक है। 133 प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि इनमें से आपको कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सुषुप्त, शूद्रक, शौमिला या फिर शौनक। तो इसमें से आपका ई ऑप्शन दिया जा रहा है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देख लेते पहले ई है, तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो ई होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए सुषुप्त को शैल क्रिया का जनक माना जाता है। यहाँ पे क्या आपसे पूछा है? तो ये औषधि के क्षेत्र में यहाँ पे शैल क्रिया का सुषुप्त को माना जाता है। सुषुप्त को जो है वह शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। वह जो है यह काशी के रहने वाले थे। सुषुप्त जी जो थे इनका काल की अगर बात करें तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक जो थे वो ऋग्धकालीन आपके ऋषि थे, शौनक, ठीक है। शूद्रक जो थे वो आपके गुप्तकालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे, शूद्रक जी। और आपका शौमिल जो थी वो भी आपके नाटककार ही थे और गुप्तकालीन ही थे, ठीक है, शौमिला नाम इनका, जिसे कालिदास ने जो है वो भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है, ठीक है। इसी प्रकार जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था, इसीलिए क्या किया था कि इसको ए माना था बीपीएससी ने। लेकिन क्या
होता है कि चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है आपका 275 AD यानी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो आपका सुषुप्त के मान्य काल यानी जिसका सुषुप्त का मान्य काल क्या है, तो आपका स्पेशली 600 BC से लेकर के 1500 BC तक है, तो के करीब आपका 1000 वर्ष बाद का है। और आपका इसलिए सुषुप्त को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्य नहीं है। ठीक है, ये तो माना गया था लेकिन ये गलत है। ठीक है ना। 134 देखिए, वर्धन राजवंश की राजधानी किसने की थी, तो ये पुष्यभूति थे। ठीक है, तो आपको 134 का ये हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाणभट्ट की रचना जो है हर्ष चरित के अनुसार अगर बात करें तो वर्धन वंश की स्थापना जो है वो पुष्यभूति आपका क्या किया था कि पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस काल का सबसे महान शासक हुआ था। ठीक है ना। आगे देखिए 135 नंबर प्रश्नों में कि बताया जा रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो स्पेशली हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, चीनी यात्री जो है आपका हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय जो यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और लगभग आपका मतलब 1.5 वर्ष तक जो है नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकटक होता हुआ कांची यानी तमिलनाडु पहुंचता है। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में जो है हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्या दिया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हेनसांग की आपकी भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध आपका नगर कौन था, तो मथुरा था। सूती वस्त्रों के लिए बात करते हैं तो 136 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग जो है वो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा आपका औद्योगिक नगरी थी और अर्थशास्त्र से आपको ज्ञात होता है कि उसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए आपका प्रसिद्ध थे। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र से पता चलता है कि सूती वस्त्र उत्कृष्टता मतलब अच्छे थे, तो प्रसिद्ध थे। और क्या थे, तो हेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की क्या की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती है, अभी भी तो रखा जाता ही है। ठीक है, देखिए कवि वान निवासी थे, तो कहाँ के, पाटलिपुत्रा से थे। तो कवि बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, वे ये जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र के निवासी थे और हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है, किसकी, बाणभट्ट की। ठीक है, आगे देखते हैं 138 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चीनी यात्री इर्त सिंह ने भारत का भ्रमण कब किया था, तो ये किया था 673 से 72 के टाइम में किया था, तो ये आप ये डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको 673 भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए चीनी यात्री जो आपका इंसिंग था तो 671 या फिर 672 में तब जब वह युवक था। ठीक है, सिंह जब आया था अपने 37 बौद्ध सहयोगी के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के आपका समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया और 675 से लेकर के 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में वो क्या कहता है, अध्ययन करता है सिंह। और इसका जो है 693-94 में क्या होता है कि लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन चला गया, इंडोनेशिया होकर के। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है कि शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके स्पेशली कुमार गुप्त जी थे, बी हो जाएगा। बोला जा रहा है क्या कि हेनसांग के अनुसार अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो वो चक्रादित्य था, उसने जिसने आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। ठीक है, करवाई थी। शक्रादित्य की उपाधि कुमार गुप्त प्रथम ने आपका से है। ठीक है, कौन, तो शक्रादित्य की उपाधि कुमार गुप्त से है। और आपका बताया जा रहा है कि कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि क्या है, महेंद्रादित्य थी। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है क्या कि 41 नंबर प्रश्न में कि नालंदा विश्वविद्यालय के आपके विनाश के कारण क्या थे, तो मुसलमान थे, तो 141 का ये हो जाएगा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय आपका बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। वह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो स्पेशली ये धर्मपाल जी थे। विक्रमशिला के लिए बी हो जाएगा। धर्मपाल जो है वो उनका टाइम पीरियड 770 से 810 माना गया है, ईस्वी माना गया है धर्मपाल का 770 से 810। पाल वंश का एक आपका प्रतापी शासक था, उसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा आपका बौद्ध विहारों का क्या किया, निर्माण करवाया। विक्रमशिला जो है महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अतिंचक गांव में स्थित है। 143 देखिए 143 में बोला जा रहा है क्या कि आपका बताया जा रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं को संपर्क था, तो जावा सुपात्रा से किसे ताम्रपत्र से बताया जाता है, तो 143 का आपका डी हो जाएगा। पालवंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे, मत को मानने वाले थे। उसके अलावा लेखों में उसने जो है परम सौगात कहा गया है, ठीक है, देवपाल जी को। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में आपको एक बौद्ध बनवाने के लिए जो 5 गांव दान दिए थे। किसको, तो देवपाल को। देखिए यहाँ पे बताया जाता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बालपुत्र देव के अनुरोध पे दिया जाता है, किसके द्वारा, देवपाल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 144 नंबर प्रश्न में स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत के द्वारा जो है देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया। तो ये कौन से थे, तो बालपुत्र हो जाएंगे ना, सी हो जाएगा। अभी तो हमने देखा था इसको। देखिए यहाँ पे बताया जाए कि सुवर्ण भूमि के शासक जो है बालपुत्र ने जो है वह आपका क्या किया कि नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी है, तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेल इम्पोर्टेंट है, 145 का ये हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल राजाओं के समय 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि विक्रमशिला जो है आपका केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो ये आपका स्पेशली धर्मपाल है, तो 146 का बी हो जाएगा। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना जो पाल वंश के धर्मपाल ने की थी और दीपंकर श्री ज्ञान श्री उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। दीपंकर श्री ज्ञान जो आपका उपाध्याय अतीश के नाम से, उनको दीपंकर श्री ज्ञान को अतीश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ के आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे और वे तिब्बत भी गए थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में राजवंशों में किसका जो उल्लेख आपको संगम साहित्य में नहीं मिलता, तो कदम का नहीं मिलता है, किसका मिलता है, चोल चेर और पांडे का मिलता है, कदम का नहीं मिलता है, ए हो जाएगा। देखिए डिटेल बात करें तो संगम साहित्य में केवल चोल चेर और पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी यह संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक जो है राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है, तो आपका कपास के लिए जो है वो कपास के व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र है आपका कपास उरैयूर से संबंधित, तो 148 का भी हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जो अवस्थित कावेरी नदी के तट पर जो उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं आपका वारानम गाँव नामों से भी आपका प्रसिद्ध है, यानी कारी एवं वारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास एवं सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। देखिए बताया जा रहा है 149 में मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है, 149 का भी हो जाएगा।
मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य कालीन मुख्तार चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल और कुलहीन कहा गया है। धुंडी राज ने आपका मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रबरदाई जी हैं, डी हो जाएगा। चौहान वंशीय शासक जो थे आपका पृथ्वीराज थर्ड, चौहान वंश से रिलेटेड थे पृथ्वीराज थर्ड, जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता है, कि दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। स्वप्न वासवदा के आपके लेखक है, तो ये आपके भाष्य हैं। स्वप्न वासवदा के लेखक भाष्य हो जाएंगे, 151 का भी हो जाएगा। महाकवि भाष्य महाकवि भाष्य के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, योग, गंध रायन, उसके अलावा स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोक्त, कर्णभार, मध्यम व्यायोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि से है? तो ये आपका कालिदास से है, तो डी हो जाएगा, 152 का डी। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना जो है महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है, जिनमें आपका प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय की जन्म कथा आपका वर्णित है। किरातु जर्णीय आपका बोलते हैं, किरातु जुर्णीय पुस्तक किसके लेखक है? इसके लेखक जी है भारवी है। जो भी आप प्रोनाउंस करोगे ना तो आप कर सकते हो, तो डी हो जाएगा। किराता जुर्णीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं और इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें जो है अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो आपको प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे मौन है। तो ये मिलिंद पन्हो है। ठीक है, तो आपका स्रोत हो जाएगा बी। देखिए, बताया जा रहा है कि पाली भाषा में जो है आपका बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में जो है नागसेन एवं आपका हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वानभट्ट हो जाएंगे, बी हो जाएगा। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय हो जाएगा, 56 का 1 हो जाएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना जो विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती क्या था? तो आपका सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और तंजौर के शिव मंदिर राजराजेश्वर जिसको कहा जाता है, तंजौर के शिव मंदिर को राजराजेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाए थे राजा राज प्रथम ही बनाते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा इसको बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा रथ फर्स्ट के काल में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम पंचायत के लिए है, तो आपको विलेज असेंबली के लिए है, तो आपका 57 का ए हो जाएगा। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो है स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में जो है प्रसिद्ध था और उत्तर मेरूर से आपके प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्य आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, 158 का देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चोला हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 158 का बी हो जाएगा, चोला डायनेस्टी। यहाँ पे बताया जा 159 में कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहे जाते थे? तो ये क्या कहे जाते? तो गोपुरम बोला जाता था। स्पेशली गोपुरम जो होता था द्वार होता था, बी हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के आपके राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। उसके अलावा पांड्य काल में जो है मंदिर छोटे होते थे, ठीक है, परंतु इसके प्रांगण चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। आपका प्रांगण के चारों ओर आपके अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में जो है वो शिल्पाधिकारिता से अलंकृत होते थे। और आपका चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं थी, ठीक है, चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं थी, उसके गोपुरम था, ठीक है, द्वार जो होता था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो आपको 60 का ये हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारत में राजगीर के निकट स्थित है, ठीक है। इसके ध्वंसावशेष जो है बड़ा गांव आपके ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय से। 5वीं शताब्दी के मध्य जो है गुप्तों के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता है कि अस्तित्व में आता है। और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिए, यानी उनके संरक्षण के लिए। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश था, तो यह वो मतलब हर्यक वंश से अजातशत्रु था, तो बी हो जाएगा। मगध का शासक अजातशत्रु जिसका टाइम पीरियड 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। उसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन यानी कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भी नहीं, ठीक है, यानी हिस्ट्री में 2 आपके उदयन कहे जाते, एक कौशाम्बी के उदयन थे और लेकिन ये हर एक डायनेस्टी के थे, तो उदयन ने कर दी थी, ठीक है, उदयन जो थे उनके पुत्र थे। 162 में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो ये कौन थे, तो ये आपके स्पेशली थे, सी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये उनके पहले आपका क्या होता है कि आपका वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जी से किए थे, तो आपका 62 का 162 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि महाविनिष्क्रमण के बाद जो है वो आपका ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने अपने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतलज काल में जो है सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो किसने प्रारंभ की थी, तो स्पेशली आपका ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में जो है शासन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ठीक है। आगे देखिए 164 में बोला जा रहा है कि सन 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो स्पेशली ये तालीकोटा का युद्ध था, तो 164 का डी हो जाएगा। देखिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1565 ईस्वी में क्या होता है कि तालीकोटा के आपके प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने जो है आपका विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना ने जो है केवल बरार शामिल नहीं था, इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह जो युद्ध था वो आपका तालीकोटा में लड़ा गया था, ठीक है, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र जो था राक्षसी और तंगड़िक नामक आपका 2 गांवों के बीच आपका स्थित था, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है आपका विराट नगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक आपका योग्य सेनापति था, उसने बहमनी राजाओं के मुस्लिम आपका शासकों के मध्य आपका फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ और तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का क्या किया कि वध कर दिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि दीन-ए इलाही किसके लिए प्रारंभ किया गया था, तो दीन-ए इलाही किसके द्वारा आपका प्रारंभ किया गया, तो स्पेशली आपका
अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया तो आपका क्या हो जाएगा 165 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर ने जो है 1582 में तौहीद ए इलाही या फिर दीन इलाही की स्थापना की। कब? तो 1582 में, ठीक है, 1582 में। इसके अंतर्गत जो है अकबर ने जो सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे जो है आपका सम्मान बनाने का प्रयास किया, ठीक है। दीन इलाही वास्तव में जो है वो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। इसका प्रधान से पुरोहित जो है वो अबुल फजल था और आपका क्या है तो हिंदुओं में आपका केवल बेबर ने इसे क्या किया था, स्वीकार किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में आपका जो है वो क्या था, सहायता करता है? तो शिवाजी हो जाएंगे, डी हो जाएगा 66 का। शिवाजी ने जो है आपका राज्य के प्रशासन के लिए जो है केंद्रीय सत्ता पे अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। इसके आपका अंतर्गत 8 मंत्रियों का नियुक्त किया जाता था। इसमें जो पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और आपका न्यायाधीश शामिल थे। ये आपका शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति क्या करते थे, कार्य करते थे। इनका कार्य जो था वह राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे जो है किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे और इसका इस प्रकार विवरण है, ठीक है। पेशवा जो थे वो राजा का प्रधानमंत्री होता था, पेशवा। उसके अलावा जो अमात्य अथवा मजुमदार जिसको बोलते हैं तो वित्त और राजस्व देखते थे। वकिया या फिर नविश या फिर मंत्री बोलते हैं, वकिया, नविश या मंत्री राजा के दैनिक कार्य तथा आपका दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। आगे बताया जा रहा है कि सचिव या फिर सुरु नविश जो थे वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। कौन? तो सचिव अथवा आपका शुरू नविश जो था वो आपका राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना था। सुमंत या दबीर जो था वो विदेश मंत्री था। सेनापति या फिर सर नौबत जो था वो सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करता था। आगे बताया जा रहा है कि पंडित राव जो थे वो आपका विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना था। न्यायाधीश जो थे मुख्य न्यायाधीश होते थे। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था, तो ठीक है, तो 67 का सी हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा आपका 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। और जो है आपका मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की गणना जो है भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर क्या किया कि आपका अपना शासन स्थापित किया। देखिए 168 में बोला जा रहा है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने आपका पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये जंबिका ग्राम में था। तो आपको 168 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। महावीर स्वामी को जो है 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद जो है वो आपका जंबिका ग्राम के समीप आपका नदी त्रिजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे यानी कैवल्य आपका यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तथा फलतः वे आपका कैवलिन कहलाए। अंग जनपद की राजधानी आपको चंपा है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले के आपके अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी आपका प्राप्त होता है। आगे बताया जा रहा है कि दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी, ठीक है, चंपा का, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो कहाँ, तो ये आपका लुम्बिनी में होता है, 170 का सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे तथा आपका माता माया देवी कोलीय गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, गृह त्याग दिया, जिसे जो बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण की संज्ञा दी गई। आगे बताया जा रहा है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये आपका राजतरिकनी हो जाएगा, 171 का डी हो जाएगा। कलहन ने जो है आपका राजतरिकनी में आपका कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना जो है कलहन ने आपका सर्वप्रथम यानी 1127 से लेकर के
559 के शासनकाल में किया था। कल्हण ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। ठीक है, अगर जयसिंह का टाइम पीरियड है ये आपका। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर आपका प्रसिद्ध ग्रंथ आपका अर्थशास्त्र की रचना की। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में हुआ था, किस नगर में? तो राजगीर में होता है, ये हो जाएगा। यह संगीति आपका मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर में आहूत की गई थी। सूत्रों के अनुसार जो है राजगीर में यह संगीति सप्तकर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, विप्रल पर्वत आपका गृधकूट या फिर आपका विपल पर्वत को गृधकूट में हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये आपके कौटिल्य जी हो जाएंगे। 173 का बी हो जाएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा जो है मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र राजनीति के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें जो है राज्य के लिए जो है आपका मंडल सिद्धांत जो आपको विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं आपका कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी आपका विस्तृत जानकारी प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो नामक आपका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये चंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। 174 का बी हो जाएगा। चौहान वंशीय आपका जो शासक है आपका कौन? तो आपका पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदोपाध्याय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। आगे बताया जा रहा है क्या कि गुप्त काल में जो है वो शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। तो 175 का ही हो जाएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। सातवाहन राजवंश की स्थापना चिमुक ने की थी और इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्त या फिर आंध्र जातीय कहा जाता है। अशोक की आपका नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने किया। तो ए हो जाएगा। जो प्रसिद्ध आपकी इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ कि पतन हुआ था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध आपका जो है इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरि सिंह जी है। 177 का बी हो जाएगा। ये प्रसिद्ध आपका जो है इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक जो हरि सिंह थे। हरि सिंह ने जो है वो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक आपका वर्णन किया है, यानी प्रशंसा की है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित है: संदीप विग्रह, कुमार मात्य और तथा आपका महादंड नायक आदि। आगे बताया जा रहा है कि 178 में बाराबुदुर विश्व में जो है सबसे अद्भुत आपका स्तूप है और इसकी पूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो आपका मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण? तो भारत और जावा कला का हो जाएगा। तो 78 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है बाराबुदुर जो है वो स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला भारत आपका जावा का आपका उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण जो 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। आगे बताया जा रहा है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पे बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बैठा। तो महावंश से आपको पता चलता ये हो जाएगा। बिंबिसार का जो है आपका जन्म जो 558 से लेकर के 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने जो 543 ईस्वी पूर्व में जो आपको 15 वर्ष की आयु में आपका मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने जो हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा आपका विजित की गई थी? तो बराबर जो है वो पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा जीता गया? तो ये खारवाल के द्वारा जीता जाता है। 180 का बी हो जाएगा।
चेदी वंश के शासक खारवेल ने जो है वो बराबर पर्वत श्रेणी स्थित गोरतगिरी को विजित किया। आगे बताया जा रहा है कि आपका खारवेल का आपका हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। ठीक है, यह जो अभिलेख भारत का प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में जो है पहली बार महाराजा शब्द का क्या मिलता है, आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न थे मैंने करा दिए हैं। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।